हमारे लखनऊ ज़िले के जिला अध्यक्ष फैज़ अंसारी साहब। आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं तो अपने रहबर के जन्मदिन दिन के मौके पर इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने पसमानदा तहरीक की यूँ समझ लीजिए बुनियाद रखी। भारत की तारीख में, हिंदुस्तान की तारीख में दबे कुछ यूँ तो मुसलमानों के संगठन बहुत लंबे अरसे से बनते चले आ रहे थे। दबे कुचले मुसलमानों का, पसमानदा मुसलमानों की अगर कोई पहला संगठन बना तो आसिम बिहारी के द्वारा बनाया गया। आसिम बिहारी 1890 में बिहार के नालंदा ज़िले के बिहार शरीफ में पैदा हुए। 16 साल की उम्र में, क्योंकि एक आम परिवार में पैदा हुए थे, बुनकर परिवार में, तो रोजी रोटी के लिए उन्हें ऊषा कंपनी में नौकरी करने के लिए कलकत्ता जाना पड़ा। शुरू से ही सामाजिक कामों में दिलचस्पी थी। इस दिलचस्पी इतनी ज़्यादा थी कि हमेशा समाज में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, किसकी क्या स्थिति, उस पर फिक्र किया करते थे। उसके बाद में 1911 में एक किताब आजमगढ़ के मौलाना अब्दुल सलाम साहब की एक किताब शाये हुई, तारीखुल मिनवाल। जो वो पहले समझते थे कि समाज में जो मुस्लिम समाज के अंदर जो भेदभाव है, जातिगत भेदभाव है, वो एक हमारे एरिया तक की सीमित है। उनको इस बात का नहीं इल्म था कि पूरे भारत का यही निज़ाम है। तो एक किताब शाये हुई आजमगढ़ के मौलाना अब्दुल सलाम की, उसमें तारीखुल मिनवाल जब उन्होंने पढ़ी तो उनको ऐसा लगा कि पूरे भारत में जो पसमानदा तबका है, जो मुसलमानों की पेशेवर बिरादरियाँ हैं, वो जातिगत भेदभाव से पीड़ित हैं। उनके साथ में बहुत जुल्म ज़्यादती और उनका उत्पीड़न हो रहा है। यहाँ तक कि मस्जिदों में तक कि उनका उत्पीड़न हो रहा है। तारीखुल मिनवाल पढ़ने के बाद मैं उन्हें पता चला कि मस्जिदों में तक कि हमारे लोगों को अगली सफ में नहीं खड़ा होने दिया जाता है, पीछे की सफ में धकेल दिया जाता है। उस दिन से उन्होंने ठान लिया कि हमें कुछ समाज के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने फिर ऊषा कंपनी में नौकरी जो करते थे, उन्होंने कहा नौकरी करके हम समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बीड़ी मजदूर का फिर काम करने लगे कलकत्ता में। तो बीड़ी मजदूरी काम करते करते, काम करने के बाद में समय मिलता था वो सामाजिक कामों में लगाते थे। धीरे धीरे बीड़ी मजदूरों के साथियों को इकट्ठा करके उन्होंने एक दारुल मुज़ाकिरा टाइप में एक वहाँ पर बनाया कलकत्ते में, जहाँ पर आपस में सामाजिक मामलों में चर्चा की जा सके, जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में जानकारी हो सके। फिर आगे बिहार शरीफ में आए वो, तो उन्होंने जो प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाया। भारत की तारीख में पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने प्रौढ़ शिक्षा अभियान, जो वयस्क लोग थे, जो उम्रदराज लोग थे, उनको पढ़ना लिखना आ जाए, उसके जरिए उसका उन्होंने पंचवर्षीय कार्यक्रम चलाया 1912 से 1917 के बीच में, ताकि जो पढ़े उम्रदराज लोग हैं वो लिखना पढ़ना सीख जाएँ, कुछ उनकी जानकारी हो। फिर उसी में उन्होंने एक वहीं बिहार शरीफ में एक लाइब्रेरी बनाई। उन्होंने लाइब्रेरी बना के उसमें उन्होंने किताबें वगैरह मुहैया कराई, ताकि जो लोग जो हैं वहाँ से कुछ न कुछ इकट्ठा होकर तज़किरा करें, बातचीत करें और कुछ पढ़ें लिखें, कुछ सीखें उससे। उसी कड़ी में उन्होंने 1920 में उन्हें महसूस हुआ कि एक संगठन बनाना ज़रूरी है, क्योंकि 1908 में एक मौलाना शेखपुर मौलाना जब्बार थे, उन्होंने 1908 में पसमानदा संगठन बनाने की कोशिश की थी, तो उसमें वो विफल हो गए थे। तो समाज का सपोर्ट नहीं मिला या तमाम सी कुछ खामियां रहीं, तो उसके बहुत आहत हुए थे उस ज़माने में भी। तो उनके जहन में एक संगठन बनाने की पहले से थी। तो 1920 में उन्होंने जमीयतुल मोमिनीन नाम से, जो आगे चल के मोमिन कॉन्फ्रेंस कहा गया, नाम से संगठन बनाया। और संगठन बनाने के बाद से पहले तो बिहार और कलकत्ता में उन्होंने काम किया। उसके बाद में ये उसके बाद में फिर उन्होंने 1927 से उत्तर प्रदेश का रुख किया। तो उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने इलाहाबाद से लेके वेस्टर्न यूपी तक की, पूरब से लेके पश्चिम तक की हर जगह संगठन को फैलाने का उन्होंने काम किया। और इसी दरमियान उन्होंने बहुत सी जो पेशेवर जातियाँ थीं, जैसे कि एक जमीयतुल कुरैश था, जमीयतुल राइन था, जमीयतुल हवारीन था, सबसे सामंजस्य बना के
उनकी फलाही के लिए लगातार वो काम करते रहे। और इसी बीच में उनके 1927 में उनका राष्ट्रीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, फिर इलाहाबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, फिर दिल्ली में हुआ, फिर लाहौर में हुआ। उन्होंने 4 या 5 उनके राष्ट्रीय अधिवेशन होने किए। और 1938 आते आते उनके लगभग पूरे भारत में और इवन श्रीलंका और बर्मा तक की उन्होंने संगठन का विस्तार कर लिया। लगभग संगठन की 20,000 शाखाएं उनकी बन गई। 1935 का इलेक्शन हुआ बिहार विधानसभा में, उसमें भी उन्होंने जो है चुनाव में मैदान में उतरे, तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी हद तक की कामयाबी हासिल की। तभी से वो तमाम से लोगों के जहन में खटकने लगे। फिर इसी तरीके मोमिन कानफे और जमीयतुल मोमिनीन के 1935 के बाद से अब्दुल क़य्यूम अंसारी साथ में जुड़ते हैं, तो और एक रफ्तार आती है। 1940 में लगभग 40,000 आदमी पूर्वांचल से लेके उत्तर प्रदेश और बिहार का पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही दिल्ली पहुंचता है और पुरजोर विरोध करते हैं कि हमें मजहब के नाम पर कोई दूसरा राष्ट्र नहीं चाहिए। मुस्लिम लीग का भी विरोध करते हैं और 2 राष्ट्र सिद्धांत का भी विरोध करते हैं। फिर इसी तरीके से 1920 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय और मौलाना आज़ाद जेल में गए। उनकी रिहाई के लिए भी उन्होंने देश भर में आंदोलन चलाया और लगभग कई लाख पोस्ट कार्ड उन्होंने वाइसराय को भेजने का काम किया उनकी रिहाई के लिए। उस वक्त जो संसाधन के हिसाब से तो उसमें उन्होंने रिहाई कराने में कामयाबी भी मिली। फिर 1946 का इलेक्शन जो हुआ कि जो देश के बंटवारे को की जो बुनियाद थी, जिसमें ये सरकार ये जानना चाहती थी कि हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज किसके साथ रहना चाहता है, किसके साथ नहीं रहना चाहता है। चूँकि तो मुस्लिम बहुल सीटें जो थीं वो मुसलमानों के लिए आरक्षित की गई थी। उसमें कांग्रेस का उम्मीदवार भी मुस्लिम था और मुस्लिम लीग का उम्मीदवार भी मुस्लिम था। तो उस सूरत में उन्होंने लगभग 14 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, जिसमें से 6 सीटें बिहार में जीत दर्ज की और 1 सीट उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद की तरफ हुए, उसमें जीत दर्ज की। तो जबकि बाकी ज़्यादातर सीटों पर मुस्लिम लीग चुनाव जीत जाती है, कांग्रेस भी किसी सीटों पर चुनाव नहीं जीत पाती है। जबकि उस वक्त 80% पसमानदा मुसलमानों को वोट का अधिकार नहीं था। वोट का अधिकार उनको था जो केवल जिनके पास ज़मीन जायदाद थी, जिनके पास जो है मैट्रिक कम से कम जो पास हों, हाँ, ऐसे लोगों को वोट देने का। अगर हम लोग को सारे लोगों को वोट देने का अधिकार होता तो हो सकता है ये जो पाकिस्तान बनने की जो बुनियाद थी वही ना हो पाती। तो बहुत से लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि बहुत से हिंदू तबके के भी लोग सोचते हैं कि भाई जब आपने वोट नहीं किया तो मुस्लिम लीग में समर्थन कैसे मिला। तो हमने भी भाजपा के हेडक्वार्टर के बगल में डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी हैं, तो भाजपा के जो इंटेलेक्चुअल सेल के हैं, उनको भी मैंने बताने का काम किया कि ये समस्या ये थी, हम लोग को वोट देने का अधिकार नहीं थे। अगर हम लोग को वोट देने का अधिकार होता तो पाकिस्तान बन ही ना पाता। हाँ, और यूँ समझ लीजिए जितना भी उस वक्त जो मुस्लिम लीग सबको पाकिस्तान बटोरने ले गया था, जितना भी पसमानदा जो भारत में रुका, उसमें बहुत बड़ा योगदान मुस्लिम लीग ये मोमिन कॉन्फ्रेंस जमीयतुल मोमिनीन का रहा। आसिम बिहारी अब्दुल क़य्यूम अंसारी की तहरीक का रहा कि जो बड़े जो उत्तर भारत में खास करके बड़ी आबादी पसमानदा मुसलमानों की तो पाकिस्तान नहीं गई। जो भी ज़्यादातर मुसलमान माइग्रेंट किए अशराफ तबके के ही लोग माइग्रेंट किए। इसके अलावा आसिम बिहारी अलग अलग जो पेशे थे, चाहे बुनकर के जो सरकार से जो बुनकरों को लो कुछ ना कुछ जो है सहूलियत मिले, इसके लिए लगातार काम करे। ओवरऑल पूरी ज़िंदगी वो पसमानदा मुसलमानों के लिए चलते चलते उन्होंने काम किया। पूरी ज़िंदगी वो सफ़र करते रहे। बिहार में पैदा हुए, सफ़र करते गए, इलाहाबाद के अडाला में ख़त्म हो गए। और सबसे बड़ी बात ये है उनका त्याग और समर्पण से हमें कुछ सीखना चाहिए। 1922 का वाक़या है, एक मदरसा था बिहार शरीफ में, उन्होंने एक प्रोग्राम उसमें रखा था, तो उसी दिन उनके बेटे कमरुद्दीन का इंतकाल हो गया। कमरुद्दीन 6 महीने 19 दिन के थे
उनके बेटे कमरुद्दीन का इंतकाल हो गया। चूंकि प्रोग्राम पूर्व निर्धारित था, तो मौलाना ने अपने बेटे की जो सुपुर्दे खाक जो करने का था, तो उन्होंने पहले प्रोग्राम किया, 1 घंटा लगभग स्पीच दिया। उसके बाद में प्रोग्राम करने के बाद में अपने बेटे का सुपुर्दे खाक किया। इसके अलावा बिहार शरीफ में एक सम्मेलन होना था, उसके लिए उनको फंड की जो है अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। तो उनके भाई की, छोटे भाई की शादी के लिए कुछ गहने रखे हुए थे, कुछ पैसे रखे थे। तो उन्होंने वालदा से अपनी बात करके वो कहा कि जब तक की शादी होगी तब तक कि हमारे पास कुछ चंदा वंदा आने वाला है, वो आ जाएगा तो हम इसका अरेंजमेंट कर देंगे, ये फिलहाल हमारा काम रुक रहा है। उन्होंने उस पैसे से वो सम्मेलन करा दिया। जब भाई की शादी सर पे आ गई तो उनके पास इंतजाम नहीं हुआ, तो इस शर्मिंदगी की वजह से वो बिहार शरीफ नहीं पहुंचे और प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए। हालांकि आसिम बिहारी की जबान में इतनी तासीर थी कि वो जहाँ खड़े हो जाते थे तो वहाँ लोग अपनी जेब से पैसा निकाल के टांडा वगैरह में लोगों ने अपनी बाली बिछिया तक की उनको चंदे में दी, जो बुनकर बहुल एरिया हुआ करते थे, उसी उनकी जबान में तारीफ थी। और पूरी जिंदगी वो अपनी तहरीक से उन्होंने कुछ लिया नहीं। जब मरे तब भी उनका घर कच्चा था, वो अलग बात है। उनकी तहरीक की वजह अब्दुल कयूम अंसारी, नूर मोहम्मद साहब, इल्तिफार हुसैन अंसारी साहब, ये लोग मंत्री तक की पहुंचे, एमएलए एमपी बने, मंत्री तक पहुंचे। लेकिन वो बंदा पूरी जिंदगी में उन्होंने समाज के लिए पूरी तरीके से समर्पण भाव से काम करते रहे और चलते चलते पूरी जिंदगी बिता दी। इलाहाबाद के अटाला में उनके हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई, वहीं अटाला में दफना दिए गए। ये इनका जिंदगी का था संक्षेप में। बाकी अगर बात करने पा जाएंगे तो 2-4-5 घंटे लग जाएंगे, जो उनके कारनामे उनकी जिंदगी में